तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण हिंदी, ठीक है, हिंदी का इतिहास देखेंगे कि आखिर हिंदी का उद्भव कैसे हुआ। तो ये जो हम प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं तो एग्ज़ामिनेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण, चाहे वो आपका किसी भी स्टेट में आप कोई भी पर्टिकुलर एग्ज़ामिनेशन देते हैं जहाँ पे भी हिंदी एज ए सब्जेक्ट आता है तो उसमें उसके लिए आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आज का जो पहला वीडियो है तो मैं उसको डेडिकेट कर रहा हूँ जो हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है, विकास कैसे हुआ, तो उसके संदर्भ में। तो शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करूँगा, तो आप लगातार देखते रहिए लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन मैंने लिखा है हिंदी जो और इंग्लिश जो है वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के हिसाब से ये ऑफिशियल लैंग्वेज माने गए हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि चाहे वो जुडिशियल का कोई काम हो या फिर एग्जीक्यूटिव का कोई काम हो या सरकार का कोई काम हो, केंद्र सरकार का, तो वो सारे काम जो है हिंदी भाषा में किए जाएंगे। तो अगर ऐसी कोई भाषा चयन होता है भाषा का तो उसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं। इसी तरीके से कुछ स्टेट भी ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी को एज ए ऑफिशियल भाषा घोषित किया है, जैसे कि बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यूके, ठीक है। तो इन्होंने हिंदी को ऑफिशियल भाषा के तौर पे अपने कामकाज की, सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी चुनी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो भाषा चुनी गई है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे वो छत्तीसगढ़ी है, और छत्तीसगढ़ी कोई नई भाषा नहीं है, वो आपका हिंदी का ही रूप, मतलब क्या कहा जाए तो हिंदी, जैसे अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो हिंदी के अंतर्गत ही बोली कह लीजिए या फिर उपभाषा कह लीजिए, उसके अंतर्गत आता है। तो हिंदी की ही आपका ये डायलेक्ट है। इसको मैं अभी आपका डिटेल में डिस्कस करूँगा, इसीलिए मैं इसको बताने से बच रहा हूँ। सबसे पहले बात करें तो इंडिया में आप जानते हो कि हम ब्रिटिशर्स के उपनिवेश रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज आज़ादी के पहले हिंदी तो रही नहीं होगी। इसलिए 1950 में जब हम 26 जनवरी को गणतंत्र हुए, गणतंत्र दिवस जो हमारा हुआ, तो उस समय जब ऑफिशियल लैंग्वेज की बात आई तो यूनियन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी को अपनाया गया। और वो भी विशेष बात है कि देवनागरी स्क्रिप्ट में, कई बार आपसे एग्जामिनेशन में यही पूछ सकता है, तो उसको आप याद रखेंगे। अब हम एक आर्टिकल, अब इसका संवैधानिक कितनी सत्यता है उसका प्रमाण देखते हैं। तो आर्टिकल 343 के अनुसार ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, मतलब हमारे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी वो आपका देवनागरी होगी, स्क्रिप्ट में, देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब है कि 1965 में जब हिंदी इसमें कहा गया था, ऐसा समझिए कि इसमें जो संविधान में एक थोड़ा सा गैप दिया गया था या सहूलियत दी गई थी कि हिंदी को तुरंत तो अपनाया नहीं जा सकता, क्योंकि अंग्रेज़ हमें तुरंत छोड़ के जा रहे थे 1947 में। तो कोई भी चीज़ अचानक चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो उसके लिए एक व्यवस्था की गई कि अभी इंग्लिश चलने देते हैं, लेकिन 1965 आते आते हम पूर्णतया क्या करेंगे कि जितने भी ऑफिशियल वर्क हैं, जितने भी जुडिशियल वर्क हैं, उसको हम किस में, हिंदी में करने का अब प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। लेकिन उसके पहले ही, क्योंकि वो संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत ही डाइवर्सिफाई देश है हमारा, तो 1963 में क्या हुआ कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पारित किया गया। उसके अंतर्गत इंग्लिश को एज ए एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे बनाए रखा गया। तो वो अभी तक चला आ रहा है कि इंग्लिश जो है आपका वो एक एसोसिएट लैंग्वेज, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपका इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे जानी जा रही है और काम किया जा रहा है उस पर, ठीक है। अब तो इस तरह से हिंदी और इंग्लिश हमारे पास दो भाषा है एज ऑफिशियल भाषा। कभी कभी आपसे पूछा जाए कि हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो नेशनल लैंग्वेज कभी भी हमारा कुछ नहीं रहा है, ठीक है। तो उसमें न ही हिंदी है न ही कोई अन्य भाषा है, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज में अंतर है। अब एक बात और बता दूं कि जैसे कभी कभी आपसे भाषा का अगर कई पार्ट में देखा जाए तो वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बोली जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जैसे कि हिंदी है जो हम खड़ी हिंदी का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो खड़ी हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि हिंदी के कुछ अन्य रूप हों, तो उनको हम जैसे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मैथिली जो है, ठीक है, अगर उसको भी मिला लिया जाए हाल ही में, तो भाग अपने आर्टिकल के भाग 8 में, ठीक है, 22 भाषाएं जो हैं आपका, वो आपका सूचीबद्ध भाषाएं हैं, ठीक है। 22 भाषाओं को संविधान के अंतर्गत दर्जा प्राप्त है कि हाँ इन भाषाओं में हमारे देश में, मतलब उनको पहचाना गया है, ठीक है, संवैधानिक तौर पर पहचान प्राप्त है। तो मैथिली जो है सबसे लेटेस्ट भाषा थी, और बहुत से भाषाएं जो हैं वो प्रयास करती हैं कि उन्हें संवैधानिक दर्जा मिले, ताकि उससे क्या होता है कि राष्ट्रीय महत्व उनको मिल जाता है, उन भाषाओं को राष्ट्रीय महत्व मिल जाता है, ठीक है। तो अभी तक फ़िलहाल 22 भाषाएं हैं। अब बात करते हैं कि हिंदी के डायलेक्ट्स की बात करते हैं, तो हिंदी के डायलेक्ट मतलब उपभाषा या फिर हिंदी के
जितने भी अलग अलग रूप हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ी हो गया, ठीक है, अवधी हो गया, तो जिसको बोली कहा जा सकता है। तो हिंदी की अगर बोलियों की बात करें तो उनकी संख्या 48 है, ठीक है। हिंदी की बोलियों की संख्या 48 पहचानी गई है, और वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ठीक है। उसको अमेंडमेंट के द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। अब खड़ी बोली की बात करते हैं। खड़ी बोली हिंदी जो है वो कैसे आया, ठीक है। तो धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई। तो बात है, जब आप जानते हो कि 8th-9th सेंचुरी के आसपास धीरे धीरे करके इंडिया में अफ़गान हो गए, पर्सियन हो गए, ये आपका इंडिया पे आक्रमण कर रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ कि जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ, मतलब इस्लाम से संबंध रखने वाले जो भी राजा थे या फिर जो सम्राट थे, शासक थे, जब इंडिया की तरफ आए तो उनके साथ में उनकी भाषा भी आई, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उर्दू, ठीक है, उर्दू जो भाषा थी वो उनके साथ आई। मतलब उर्दू क्या होगा अभी आगे मैं आपको समझाता हूँ कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास जो उर्दू है वो, उसमें कुछ शब्द जो है अरेबियन लैंग्वेज के लिए गए और कुछ शब्द आपका पर्शियन लैंग्वेज से बोरो किए गए। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट बोरोइंग के द्वारा जो उर्दू है वो इस्लामिक जो राजा थे, इस्लाम को मानने वाले राजा थे, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। ऑफिशियल मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो कामकाज होता था या फिर जो कोर्ट का काम होता था, ठीक है, राज दरबार लगता था, तो जो कोर्ट का काम होता था वह भी उर्दू भाषा में होता था। और उर्दू भाषा के ज़्यादातर शब्द जो थे वो आपका अरेबिक और पर्शियन भाषा से लिए गए थे। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब उसी से धीरे धीरे करके उर्दू जो है, क्योंकि आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं आप तुलसीदास के बारे में पढ़ते होंगे या फिर अन्य भक्ति कवियों के बारे में, सूफी संतों के बारे में पढ़ते होंगे, तो ऐसा तो नहीं था कि एक मतलब कि एक निश्चित भाषा तो हुआ करती थी, प्राकृत भाषा हुआ करती थी, उसमें कई लेख लिखे गए पुराने ज़माने में भी। तो मतलब कहीं ना कहीं अपभ्रंश तौर पे आपका हिंदी विद्यमान था, ठीक है, उसमें बोलचाल की भाषा में। तो उसको अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं हिंदी बोल दूँ, तो हिंदी और उर्दू जब मिक्स होकर के प्रचलन में आई, ठीक है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला एक मिक्स लैंग्वेज। और उसमें भी फ्लेवर किसका था, विदेशी लैंग्वेजों का, जैसे अरेबिक हो गया, पर्शियन हो गया। विदेशी लैंग्वेज कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि इन्वेजन किया गया था, ठीक है। तो उसमें हम एक तरह से मुस्लिम उपनिवेश थे, इस्लामिक उपनिवेश थे, ठीक है। तो ये मिक्स लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब धीरे धीरे जो उर्दू है वो आपका दरबारों में भी मान्यता प्राप्त हो गया। तो मुस्लिम जो आपका राजाओं का कोर्ट हुआ करता था, वहाँ पे भी उर्दू भाषा, आज भी आपने देखा होगा कि कई बार कोर्ट की कार्रवाई जो होती है ना, तो वो उर्दू भाषा के कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कि सभा बर्खास्त की जाती है। तो इस तरह का बर्खास्त का शब्द क्या है, ये आपका कहीं ना कहीं उर्दू से तो लिए गए हैं। जो भी आपका जुडिशरी की भाषा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाती है। हिंदी में भी प्रचलित शब्द हैं जो कि फ़ारसी हैं। हिंदी में बहुत से ऐसे प्रचलित शब्द हैं जो कि आपको फ्लेवर देंगे उर्दू का। तो इस तरीके से कई भाषाओं का मिक्सचर है। अब बात करते हैं कि जब हिंदी और उर्दू जो है मिक्स भाषा देखने को मिली, ठीक है, आम जनता के द्वारा जो ये बोला जाने लगा, प्रैक्टिस की जाने लगी, खासकर आप अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया और मध्य भारत जो है उसके क्षेत्र में, ठीक है। तो उसमें मतलब जो विदेशी आते थे वो उसको हिंदुस्तानी भाषा बोलते थे। क्या कहते थे कि ये हिंदुस्तानी भाषा है। हिंदी और उर्दू मिक्स जो है उसको हिंदुस्तानी भाषा बोली गई, ठीक है। सो द लिंगुआ फ्रैंका, इसको बोला गया द लिंगुआ फ्रैंका इन मेजर इंडियन बिफोर द इंडिपेंडेंस। मतलब इसको अभी मैं आपको एक नाम बताने वाला हूँ, ग्रियर्सन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले हिंदी का विभाजन किया था। हिंदी को ईस्टर्न हिंदी और वेस्टर्न हिंदी में इन्होंने विभाजित किया था। तो ग्रियर्सन के बारे में भी हम समझेंगे। तो उन्होंने एक शब्द लिखा लिंगिया फ्रैंका। इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदुस्तानी लैंग्वेज है। उन्होंने मतलब यही बात बताई, और पूर्ण रूप से हिंदी नहीं थी। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसमें हमें एक ऑफिशियल लैंग्वेज जरूरत थी। आप जानते हो कि हम 500 से अधिक विरासतों में बटे हुए थे। तो मतलब उसका एकीकरण करना और एक विशेष भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना या नेशनल लैंग्वेज बना देना, वो एक नॉर्मल टास्क तो था नहीं। तो उसको पूरा किया गया, ठीक है, हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, हमारे राजनेताओं के द्वारा, उस समय के तत्कालीन राजनेताओं के द्वारा। तो उसमें क्या हुआ कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आपका हिंदी उभर के आती है और 1950 में आती है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं कि जो हिंदी है वो आपका जब फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे, क्योंकि ज़्यादातर बोलने वाला जो बोली कह लीजिए या भाषा कह लीजिए आपका हिंदी थी। उसी समय हमारे बहुत से इतिहासकार थे या फिर साहित्यकार कह लीजिए। तो साहित्यकारों ने भी हिंदी भाषा में रुचि दिखाई, जैसे रामचंद्र मिश्रा हो गए, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए। तो ये पत्र पत्रिका लिखा करते थे हम आज़ादी के पहले भी। तो कहीं ना कहीं हिंदी जो है वो खड़ी हिंदी जो है धीरे धीरे करके वो आपका आ रही थी। अब उसमें जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने भी हिंदी को ही माध्यम अपनाया, ताकि अपनी बातों को, अंग्रेज हमारे साथ क्या अत्याचार कर रहे हैं, अपनी बातों को वो जनता तक पहुंचा सकें, ताकि आम जनता जो है वो उठ खड़ी हो अपने अधिकारों के लिए, ठीक है।
और ये जो परतंत्र थे हम उससे दूर जा सकें। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि 18th सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली 18th सेंचुरी के आसपास की, तो वहाँ पे देखने को मिला कि जो हिंदी लैंग्वेज थी वो आपका लिटरल लैंग्वेज बन गई। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आएगा कि व्हाट इज़ द मीन बाय लिटरल लैंग्वेज। तो लिटरल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जब किसी को लिखने के फॉर्म में भी हम इस्तेमाल करने लगे। मतलब ऐसी भाषा, बोलना तो अलग हुआ, जैसे कि हम अपने क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या क्षेत्रीय भाषा में भी हम अक्सर लिखते हैं? क्या हमारी पढ़ाई क्षेत्रीय भाषा में होती है? तो ऐसा हर क्षेत्रीय भाषा के साथ नहीं हो सकता। लेकिन खड़ी हिंदी में जैसे हम लोग अभी बोल रहा हूँ मैं आपको, और वही चीज़ आपका लिखा भी हुआ है, इंग्लिश और हिंदी का मैंने मिक्सचर में लिखा हुआ है। तो इससे एक बात साबित होती है कि लिटरल लैंग्वेज बहुत स्पेशल होती है, जिसको हम लिखते भी हैं। मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसको हम लिखने के रूप में भी प्रैक्टिस करें, उसको लिटरल लैंग्वेज कहते हैं। तो हिंदी जो है आपका लिटरल लैंग्वेज के फॉर्म में वाइडली जो है वो आपका 18th सेंचुरी से देखने को मिलने लगी। ऐसा नहीं था कि उसके पहले कुछ नहीं लिखा गया था, लेकिन जो आपका कहते हैं ना कि अचानक एक बाढ़ सी आ जाती है एक आपका, ठीक है, तो उस तरीके का माहौल जो है 18th सेंचुरी से बनना शुरू हुआ। अब ग्रियर्सन के बारे में समझते हैं। जो हमारी हिंदी थी वो आपका बिखरी हुई थी, लेकिन उसको एक फॉर्मेट के तौर पर पेश करने का काम सबसे पहले जो है वो ग्रियर्सन साहब ने किया। ठीक है, उन्होंने शोध किया हिंदी पे और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अब यहाँ पर समझते हैं 1906 में उन्होंने हिंदी के 2 ग्रुप्स बनाए, और या फिर कह सकते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसमें से पहला था ईस्टर्न हिंदी, मतलब पूर्वी हिंदी, और दूसरा आपका था वेस्टर्न हिंदी, जिसको कहते हैं पश्चिमी हिंदी। तो ईस्ट और वेस्ट इस तरह से उन्होंने जोन वाइज डिफाइन किया। तो अब ईस्टर्न और वेस्टर्न जो हिंदी में उन्होंने बांटा, उसके बीच में एक ऐसा हिंदी था जो उन दोनों के बीच का था। बीच से मतलब मेरा क्या है कि वो ईस्टर्न हिंदी से भी मिलता जुलता था, वेस्टर्न हिंदी से मिलता जुलता था। ठीक है, तो मतलब उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप कह लीजिए, या फिर उसके मध्य का जो स्वरूप है, उसको उन्होंने अर्ध मगधी का नाम दिया। ठीक है, मगध भाषा से मगधी आया, तो अर्ध मगधी। ठीक है, मगध क्षेत्र का जो आपका भाषा है, तो उससे अब ये जो अर्ध मगधी कहा उन्होंने, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि 2 उन्होंने क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन किया। पहला ईस्टर्न हिंदी, दूसरा वेस्टर्न हिंदी। अब जो ईस्टर्न हिंदी था उसको उन्होंने अपभ्रंश दिया नाम। दूसरा आपका था कि चौरसिया अपभ्रंश, जो दोआब का क्षेत्र था, वहाँ पे जो प्रैक्टिस की जाती थी हिंदी, वो जो आपका क्षेत्र था उसको वेस्टर्न हिंदी के तौर पे जाना गया। ठीक है, अब समझते हैं कि ईस्टर्न जो ग्रुप था वो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसमें 3 उपभाषाएँ थी, जिसको मैं बार बार उपभाषा कह रहा हूँ, उसको आप सामान्य तौर पे बोली भी कहते हैं। तो उसकी 3 प्रमुख बोलियाँ थी, उनका नाम मैं यहाँ पे गिना देता हूँ, कई बार एग्जामिनेशन आपके यही आता है। तो कन्नौजी, बुंदेली, भोजपुरी। इसी तरीके से अगर हम, ये तो आपका वेस्टर्न ग्रुप के जितनी भाषाएं मैंने बताई। अब वेस्टर्न ग्रुप की भाषाओं के नाम बताऊँगा तो 5 बोलियाँ थी। उसमें से मतलब कि पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी ग्रुप है, पश्चिमी हिंदी ग्रुप है, उसमें हिंदुस्तानी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और भोजपुरी। ये 5 बोलियां जो हैं वो आपका पश्चिमी हिंदी से संबंधित हैं। और ऊपर मैंने जैसा बताया कि पूर्वी हिंदी की जो ग्रुप है उसमें 3 उपभाषा आती है, 3 बोलियां आती हैं ग्रियर्सन के अनुसार, जिनका नाम इस प्रकार है कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब आप ये समझिए कि ईस्टर्न जो हिंदी थी, मतलब पूर्वी जो हिंदी थी, वो आपका उसका एरिया हम पता करते हैं। तो अगर उत्तर की तरफ देखा जाए तो नेपाल के क्षेत्र से ले करके वेस्ट में आपका कन्नौजी और बुंदेली जहाँ से बोली जानी शुरू होती है वहाँ तक, ईस्ट की तरफ आपका बिहारी और उड़ीसा वाला क्षेत्र, ठीक है, वहाँ पे उड़िया वगैरह जो प्रैक्टिस की जाती थी वहाँ वाला क्षेत्र। इसी तरीके से साउथ में जमुना वैली, ये उनका रीजन था, मतलब जहाँ पे ये प्रैक्टिस होती थी। अब वेस्टर्न हिंदी का क्षेत्र की बात करें तो ये आपका नॉर्थ में हिमालय के फुट से, ठीक है। अब साउथ में भी वो आपका जमुना वैली की तरफ और बुंदेलखंड के आसपास तक, और ईस्टर्न की तरफ, ईस्ट की तरफ बात करें तो वो ये मध्य क्षेत्र तक। तो ये हो गया आपका। अब एक बात देख लेते हैं कि हमारी जो खड़ी हिंदी भाषा है उसका कुछ विशेषता देखते हैं, लिंग्विस्टिक फीचर देखते हैं। इसका मतलब भाषागत विशेषता देखेंगे। तो अगर अन्य इंडो आर्यन लैंग्वेज की बात करें तो इसमें उसके व्याकरण में, उसके प्रवाह में एक समान तरह के गुण दिखाई देते हैं। जैसे कि उसके व्याकरण में स्वर और व्यंजन की बात हो जाए, ठीक है, तो आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, तो इंग्लिश की भी ग्रामर जो है वो पैरेलल में ही तो चलती है। ठीक उसी तरीके से ग्रुप्स देख लीजिए, सिंगुलर प्लूरल जो बातें होती हैं। लिंग की बात कर लें, मेल फीमेल, ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग हिंदी में कहते हैं। इसी तरीके से वाच्य हो गया, जिसको इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, मतलब कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, मतलब कि कर्ता जिसमें प्रधान हो, कर्म जिसमें प्रधान हो। तो ये आपका इंग्लिश में कैसे होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। विशेषण की बात कर लें तो विशेषण भी यहाँ पे देखने को मिलता है, इंग्लिश में भी आपका देखने को मिलता है, अन्य भाषाओं के ग्रामर में भी देखने को मिलता है। टेंस मतलब काल, ठीक है। तो ये बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि समान तरह से एक जो भाषा में पाई जानी चाहिए वो आपको दिखाई देती है, ठीक
ठीक है। इस तरीके से हमने हिंदी की कुछ हिस्ट्री को जाना, ठीक है। हिंदी में कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये आपका प्राथमिक मैंने स्टार्टिंग किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो एग्जामिनेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा उसको भी हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।